हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको चैप्टर 1 जो हमारा वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कुछ टॉपिक्स को पढ़ाया। जैसे उनमें वैद्युत आवेश, इस चैप्टर का पूरा परिचय देते हुए मैंने वैद्युत आवेश को पढ़ाया, वैद्युत आवेश के प्रकार को पढ़ाया और वैद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जो वैद्युत आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उसको मैंने पढ़ाया। और उसके बाद आवेशन की विधियों को मैंने पढ़ाया। 3 विधियां थीं, घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। इन तीनों के बाद हम लेकर आ चुके हैं चैप्टर 1 का अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। उसे हम लिख लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, यानी इसे हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कह सकते हैं? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, मैंने पहले वीडियो में, यानी आज मेरा ये तीसरा वीडियो इस चैप्टर का है, पहले वीडियो में लेक्चर 1 में मैंने बता रखा है आपको कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और उसके बाद मैंने जो दूसरा लेक्चर मेरा था उसमें मैंने इसकी पहली टॉपिक जो हमारा वैद्युत आवेश था उसको मैंने पढ़ाया। और ये अभी पहले टॉपिक का ही अगला हेडिंग हमारा है वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। अब इसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो बहुत पुराने समय से, लंबे समय से चले आ रहे हैं, जिसको हम मूलभूत गुण कहते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है, या बेसिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे इसमें हमारा पहला नंबर आता है जिसको हमने पिछले वीडियो में भी बता रखा है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण जिसको हम कहते हैं। पहले नंबर में हमारा आता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण को हम क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक। अब ये होता क्या है इसको हम थोड़ा डिटेल में बोलेंगे। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया कि वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश से हमने बताया था कि जब 2 पदार्थ लेते हैं और दोनों पे सेम आवेश हो, यानी दोनों चाहे धनात्मक चाहे दोनों ऋणात्मक हो, तो उनके बीच प्रतिकर्षण का गुण होता है, वो एक दूसरे को दूर हटाते हैं। उसी के विपरीत जब दोनों विपरीत प्रकार के आवेश लेते हैं, यानी एक प्लस दूसरा माइनस ले रहे हों, तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी आकर्षित करेंगे और एक दूसरे को एक पास खींचेंगे, तो वहां पर कहेंगे कि उनमें आकर्षण का गुण है। सेकेंड हेडिंग जो है हमारा आवेश का संरक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश का संरक्षण बोलते हैं। आवेश का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। देखिए, ये कहा जाता है कि चाहे ऊर्जा हो चाहे आवेश हो, ये दोनों ऐसी चीजें हैं न तो उत्पन्न की जा सकती हैं और न ही नष्ट की जा सकती हैं। यानी इस ब्रह्मांड में हर वस्तु विनाशकारी है, हर वस्तु का कभी न कभी अस्तित्व नष्ट होने वाला है, विनाश होने वाला है। लेकिन ये 2 चीजें जो हैं हर वस्तु पे हमेशा प्रबल रूप से उस पर बनी रहती हैं, यानी एक तो जो कहते हैं आवेश, दूसरा कहते हैं ऊर्जा।
तो हम आवेश के संरक्षण के लिए कह सकते हैं कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, परिभाषा लिखेंगे, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि क्या लिखेंगे, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी हम क्या कर सकते हैं, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ये कह सकते हैं हम इसके परिभाषा को बताने के लिए। और फाइनली क्या लिखेंगे, अतः किसी विलगित निकाय का आवेश नियत रहता है। अब देखिए, ये जो विलगित निकाय शब्द है, ये बड़ा ही कंफ्यूजन का विषय रहता है बच्चों के लिए कि ये विलगित निकाय क्या है सर। तो हम ये कहना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिस घर में हैं, उस घर में उसका एटमॉस्फेयर जो है एक ऊर्जा के रूप में है, एक आवेश के रूप में है। अब अगर हम उसे कई भागों में, छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, अब जैसे सपोज दैट मेरे पास ये मार्कर है, अब इस मार्कर पे हमने कह दिया कि 10 कूलाम का आवेश है। कितने कूलाम का, 10 कूलाम का आवेश मैंने कह दिया। अगर इसे छोटे छोटे 5 टुकड़ों में बांट दें तो एक टुकड़े पर, किसी एक टुकड़े पर 2 कूलाम का आवेश होगा, एक टुकड़े पर 2 कूलाम का आवेश होगा। वैसे ही जब सभी टुकड़ों को हम एक में मिला देंगे, फिर से पुनः एक मार्कर बना देंगे, तो टोटल जो हमारा आवेश होगा वह 10 कूलाम बन करके तैयार हो जाएगा। तो वही जो टोटल आता है पूरे किसी बॉडी का, पूरे किसी निकाय का जो टोटल होता है, उसी को बोलते हैं विलगित निकाय का आवेश नियत रहता है। पहले 10 था, अब इसको तोड़ करके या काट करके अलग अलग करने पे वो छोटे छोटे भागों में, अलग अलग भागों पे 2-2 कूलाम आवेश बट गया। लेकिन जब इनको हम एकत्रित करते हैं, मिलाते हैं, तो फिर से हमारा 10 कूलाम आवेश बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी विलगित निकाय का आवेश क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, ना वो अधिक होगा ना वो कम होगा। तो जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आवेश क्या है, संरक्षित है। आवेशों का क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस, यानी आवेश का क्वांटीकरण हम कैसे कह सकते हैं, मूल आवेशों के द्वारा निर्मित हो, मूल आवेशों की ही भांति काम करे। मूल आवेश कौन होते हैं, जैसे मैंने कल ही बताया था, मूल आवेश में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, उनकी बात होगी। तो हम कह सकते हैं प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर क्या लिख सकते हैं, परिभाषा इसका, जो हमारा प्रकृति है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसको लिख सकते हैं प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर एक नियत आवेश नियत होता है
होता है जिसे मूल आवेश, जिसे मूल आवेश कहते हैं, जिसे मूल आवेश कहते हैं। अब इसको दिखाने के लिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम स्मॉल ई से दिखाते हैं। स्मॉल ई जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, इलेक्ट्रॉन शब्द कहा, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम दिखाते हैं स्मॉल ई से, यानी इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण, आवेश का यह गुण क्वांटम क्या कहलाता है? क्वांटम प्रकृति, क्वांटम प्रकृति दर्शाता है, या क्वांटम प्रकृति कहलाता है, कह सकते हैं, प्रकृति कहलाता है, जिसे हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। फिर से देखेंगे एक नज़र। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर एक नियत आवेश होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं और आवेश का यह गुण क्वांटम प्रकृति कहलाता है, या आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली लिखते हैं, आंकिक मतलब सूत्र के रूप में लिखते हैं इसको, तो हम कह सकते हैं, अतः किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश, जैसे ये आवेशित वस्तु है तो दरअसल में इस पे आवेश कितना है उसकी मात्रा को जानना हमें, तो लिख सकते हैं, अतः किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश, आवेश को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। आवेश क्यू बराबर प्लस माइनस स्मॉल एन और ई, ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक, प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हमने बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो, या धन आवेश और ऋण आवेश, दो प्रकार के आवेश हो सकते हैं। तो जहां पर ये ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश आता है वहां पर माइनस लेते हैं, और जहां पर धनात्मक आवेश आता है प्रोटॉन के लिए वहां पर धनात्मक चिन्ह लेते हैं। ठीक, अभी इस पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी होगा, मैं करके आपको दिखा रहा हूं। अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा, जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, और जैसे क्वेश्चन लेते हैं, कोई वस्तु है, कोई एक चालक वस्तु लेते हैं, कोई एक चालक है कह सकते हैं, किसी चालक पर 8.0 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम, इतना हम ले लेते हैं। किसी चालक पर 8.0 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम का ऋणावेश है, का ऋणावेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था में, तो इस पर सामान्य अवस्था से लिखेंगे, सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। किसी चालक पर 8.0 गुणित 10 के घाते -7 कूलाम का ऋणावेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं, हमें ये बताना है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या चीज हमें पहले दे रखा है। तो किसी चालक पर इतना कूलाम का आवेश है, तो हम कह रहे हैं कि कितने कूलाम का आवेश दिया है,
कितने कूलाम का आवेश है, क्यू का मान दे रखा है, चाहे स्मॉल क्यू लिख सकते हैं चाहे कैपिटल क्यू लिख सकते हैं, इसको आप कोई दिक्कत नहीं है। 8.0 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, कूलाम का आवेश है। लेकिन ऋणावेश शब्द बोला है तो यहाँ पे माइनस हम लगा देंगे। ये देखिए बोला है ऋणावेश तो हम माइनस लगा दिए, अगर ऋणावेश नहीं बोलता तो हम इसको प्लस में ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होता। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का आवेश होता है। जी हाँ, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, नियत मान है, ये चेंज नहीं होता है। और ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेश होता है। अब हमसे पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं या अधिक हैं, किससे, सामान्य अवस्था से। ये जो सामान्य अवस्था है इस मान से कितने अधिक या कम हैं, तो हमारे पास फार्मूला अभी था, हमने बताया Q बराबर प्लस माइनस NE बताया था। तो हमें n को ज्ञात करना, तो हम E को इस तरफ लाते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो हमारा नया फार्मूला n बराबर क्या बनता है, Q अपॉन E बनता है। तो अब यहाँ से वैल्यू हम भरते हैं, Q का मान और E का मान भरते हैं। Q का मान क्या है, -8.0 इंटू 10⁻⁷ और अपॉन में क्या है, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁹ यहाँ भी कूलाम और यहाँ भी मात्र कूलाम। तो आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो 16 है, यहाँ पे हमारा अगर हम ऊपर नीचे देखें तो यहाँ भी 8.0 दिख रहा है, वहाँ यहाँ पर 1.6 दिख रहा है। ऊपर नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ भी और 10 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ भी, तो ये 80 बन जाएगा, यानी 80 बन जाएगा, और ये 16 बन जाएगा। तो 16 पाँचे कितना होता है, 80 होता है। 16 5 जा 80 होता है। ये 5 बार में हमारा कैंसिल हो गया। और अब हम देखते हैं, हम गुणा या भाग जानते हैं घातों का। घात के जब गुणा होते हैं तो वहाँ घात जुड़ता है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, लेकिन जहाँ डिवाइड हो, भागा हो, वहाँ पे घात घटता है। तो हम इस -19 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन सकता है, 10⁻⁷ इंटू 10⁻+19 बन जाएगा। अब 19 में से 7 क्या होगा, माइनस होगा, तो हमारा आने वाला वैल्यू है जो 5 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, 12, यानी 19 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। और इतना क्या आ जाएगा, n का मान, यानी इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, अधिक होने वाली है। क्या होने वाली है, अधिक होने वाली है। किससे, सामान्य अवस्था से। जो हमारा सामान्य अवस्था में इतना इलेक्ट्रॉन था, इससे इतना संख्या इलेक्ट्रॉनों का अधिक होने वाला है। ये था हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस फार्मूले पे। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत आवेशों का वर्गीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हम वैद्युत आवेश तो पढ़ रहे हैं। वैद्युत आवेश में एक शब्द आता है चालक। चालक जैसे जिसमें करंट पास हो, आसानी से करंट पास होता है, आसानी से करंट दौड़ता है या चलता है, उसको हम बोलते हैं चालक। दूसरे नंबर पे आता है अचालक या कुचालक। अचालक या कुचालक क्या होता है, यानी जिसमें धारा बिल्कुल न चले, जिसमें करंट बिल्कुल न दौड़े, उसको बोलते हैं अचालक। और तीसरा आता है इन दोनों के बीच का भाग, यानी अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब ही दिख रहा है हमें कि आधा चालक होगा और आधा अचालक होगा, यानी उसमें कुछ ऐसे अशुद्धियां होती हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं कि वह कुछ चालक का भी गुण दर्शाता है और कुछ अचालक का भी गुण दर्शाता है। तो इन्हीं तीनों को हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा इसमें फर्स्ट नंबर होने वाला है चालक।
जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। देखिए कंडक्टर क्या होता है? मैंने कहा कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से सरलता से प्रवाहित हो सके तथा जिस पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हो सके, यानी ऐसा पदार्थ जिस पर स्वतंत्र अवस्था में इलेक्ट्रॉन हो तथा उसमें विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो, वो चालक कहलाता है। आप लोग ध्यान से समझेंगे और इसको लिखेंगे। जैसे में एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, कुछ पदार्थों के नाम हम नोट करा रहे हैं जिनमें करंट पास होता है आसानी से। जैसे हम कहेंगे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ठीक है, सोना हो गया, जल हो गया, मानव शरीर हो गया। ये जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मेटल्स यानी धातुएं हैं, वो सब लगभग आते हैं इसमें। और जल है, पानी है, वो भी है, मानव शरीर है, ये भी है, पृथ्वी भी एक है, पृथ्वी को भी इसी में गिन सकते हैं। पृथ्वी भी चालक का ही काम करती है, बहुत बड़ा चालक है, पूरा होल अर्थ ही हमारा, ठीक है। इतना कुछ नाम लिखते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा अचालक। अचालक या कुचालक बोलते हैं, या किसी किसी बुक में इसी को वैद्युत रोधी पदार्थ बोलते हैं। जो विद्युत का विरोध करने वाला होता है वैद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इंसुलेटर कह सकते हैं, इंसुलेटर्स कह सकते हैं, ठीक है। अब ये इंसुलेटर कैसे होते हैं? इंसुलेटर जैसे मैंने चालक में, कंडक्टर में बताया आपको कि जिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैद्युत धारा जो है आसानी से या सरलता से प्रवाहित होता है, तो ठीक उसके विपरीत यह परिभाषा होगा कि वे पदार्थ जिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं तथा जिस पर वैद्युत धारा का या जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वे पदार्थ जिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यानी जिस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन न हो, हम कह सकते हैं जिस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन न हो तथा जिस पर या जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से न हो या जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो, उसे अचालक या कुचालक पदार्थ कहते हैं, ठीक। इसका भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे में क्या क्या बोलेंगे हम, आप बताइए। जैसे कह सकते हैं लकड़ी पहले आता है, लकड़ी में करंट दौड़ सकता है, सूखी लकड़ी लिखेंगे। अब मत कहिएगा कि सर हरा पेड़ है तो पेड़ में तो सर करंट बहता है, प्रवाहित होता है, तो लकड़ी हम कह रहे हैं, पेड़ नहीं कह रहे हैं। पेड़ अलग चीज है और लकड़ी अलग चीज है, आप पढ़े लिखे होंगे तो जानते होंगे। लकड़ी कह सकते हैं, प्लास्टिक कह सकते हैं, प्लास्टिक, रबर कह सकते हैं, रबर के साथ फिर कह सकते हैं मोम कह सकते हैं, ठीक है। मोम के बाद और भी कह सकते हैं, जैसे कपड़े कह सकते हैं, कपड़े, या रेशम लिख सकते हैं, रेशम, ठीक है। और भी अन्य कुचालक वस्तुएं हैं जिनमें करंट पास नहीं होता है, तो हम यहाँ पे इत्यादि लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है, तीसरे नंबर पे आता है अर्धचालक। क्या आता है? अर्धचालक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। जैसे हमने पहले बताया आपको कि जो चालक होगा उसमें स्वतंत्र रूप में इलेक्ट्रॉन होंगे और उसमें आसानी से या सरलता से धारा प्रवाहित होगा, उसे चालक कहेंगे। लेकिन दूसरा मैंने कहा अचालक या कुचालक में कि जिस पर मुक्त रूप में या मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे अचालक या कुचालक कहते हैं।
ठीक इन्हों का दोनों का मिक्स करके, दोनों को मिला करके हम कह सकते हैं अर्धचालक कि ऐसा पदार्थ या वह पदार्थ जिसमें चालक का भी गुण हो तथा अचालक का भी गुण हो, जिसमें धारा प्रवाहित भी हो रही हो और नहीं भी हो रही हो, उसे हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, जैसे सिलिकॉन। सिलिकॉन एक पदार्थ होता है। जर्मेनियम, जर्मेनियम दूसरा पदार्थ है। इसी तरह से है एंटीमनी, तीसरा पदार्थ है। और भी कई सारे पदार्थ हैं हमारे, जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें पूरा ये पदार्थ मिल पाता है, सब है। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें करंट आसानी से पास नहीं होता है, रुक रुक करके चलता है, यानी चालक भी दर्शाता है और अचालक भी दर्शाता है, दोनों चीजें दिखाता है। ठीक है, इतना रहा हमारा आवेश से संबंधित ये सारे टॉपिक्स आज के लिए। तो ठीक है, आप जरूर बताइएगा कि हमारा ये आज का टॉपिक कैसा रहा, आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी क्लैरिटी देनी हो कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है या वॉइस में कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो अभी देखिए मैं मोबाइल के ज़रिए ये सारा काम करता हूँ, उतना मैं जो है कि टेक्नोलॉजी को नहीं व्यवस्था कर पाया हूँ, और धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी, अभी शुरुआत है, तो आप समझ सकते हैं। और आज का जो है हमारा टॉपिक यहीं तक रहा, फिर अगले टॉपिक को लेकर के हम अगला वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपके पास अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।